अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 का पहला सबक शुक्ली कशिश का मुताला कर रहे हैं। आज हम चैप्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट केपलर के कवानीन पढ़ेंगे। ये टॉपिक पर हर अल्टरनेट एग्जाम में या रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केपलर के कवानीन। कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदात सिर्फ आंखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहान्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो इन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत यानी कि उनकी गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक तीन कवानीन बयान किए। इन्हें केपलर के कवानीन कहा जाता है और ये कवानीन नीचे दिए गए हैं। नाउ केपलर के कवानीन को समझने के लिए हमें एक ज्योमेट्री फिगर को पहले समझना ज़रूरी है। एक हिंसी शक्ल को समझना ज़रूरी है, जिसका नाम होता है बेज़वी दायरा। इंग्लिश में इसे इलिप्स कहते हैं। ये बेज़वी दायरा है एक। जिस तरह से ज्योमेट्री में दायरा फिगर होती है, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततिल वगैरह की फिगर्स होती हैं, उसी तरह से एक फिगर होती है जिसका नाम है बेज़वी दायरा। ना बेज़वी दायरा यानी क्या दायरा एकदम पूरा गोल होता है और अगर कभी दोनों साइड की गोलाई सेम हो और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो तो इस शक्ल को बेज़वी दायरा कहते हैं। इसे एग्जैक्टली अगर कभी समझना है तो हम एक मखरूत ले लेंगे, इस तरह से मखरूत, और उसकी हमवार सतह को यानी कि जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली सतह से लेकर बीच में से कहीं पर से तिरछा काट देंगे। एक मखरूत की हमवार सतह को तिरछा काटने से हासिल होने वाली सतह की शक्ल को हमवार बेज़वी दायरा कहते हैं। ये जो है फिगर में पेंसिल वाला पॉइंट, याद रखिए। हमवार बेज़वी दायरा हासिल करने के लिए हमें मखरूत की हमवार सतह को तिरछा ही काटना पड़ेगा। अगर हम एकदम आड़ा काट लेंगे, हॉरिजॉन्टल काट लेंगे, तो हमें एक दायरा हासिल होगा, ना कि बेज़वी दायरा हासिल होगा। सो ये तिरछा काटने पर हासिल होती है मखरूत को। नाउ जिस तरह से दायरे में एक मरकज होता है, उसी तरह से बेज़वी दायरे में दो मराकज़ होते हैं। शक्ल में यहां पर दिखाया गया है F1 और F2। इन्हें बेज़वी दायरे के नुक्ते मास्का कहा जाता है, नुकाते मास्का कहा जाता है। इसके दो नुक्ते मास्का मराकज़ होते हैं, F1 और F2। इन दो नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमुए एक दूसरे के मसावी होते हैं। अब अगर कोई एक पॉइंट लिया जा रहा है A मुहीत पर, मुहीत यानी कि बेज़वी दायरे की जो लाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट लिया जा रहा है, तो इस पॉइंट से नुक्ते मास्का 1 का फासला जमा इस पॉइंट से नुक्ते मास्का 2 का फासला, ये बराबर हो जाएगा किसी दूसरे पॉइंट से नुक्ते मास्का 1 का फासला जमा उसी नुक्ते मास्का से उसी नुक्ते से दूसरे नुक्ते मास्का का फासला। यानी कि एक पॉइंट AF1 AF2 की वैल्यू मसावी होगी BF1 BF2 के, और ये वैल्यू मसावी होगी CF1 CF2 के। इसे इस तरह से बयान किया जाता है, बेज़वी दायरे के नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमुए एक दूसरे के
मसावी होते हैं। शक्ल में F1 और F2 जो है वो दो नुक्ते मास का है और मुहित पर 3 नुकात हैं A, B और C, इसलिए AF1 जमा AF2 मसावी BF1 जमा BF2 मसावी CF1 जमा CF2। तो ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट है केपलर के कवानीन पढ़ने के लिए। आइए अब हम केपलर के कवानीन एक एक करके सीखते हैं कि क्या है। केपलर के 3 कानून हैं, उसमें से पहला जो कानून है केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। जब सूरज के एतराफ कोई भी सैयारा गर्दिश करता है तो वो बैज़वी मदार में गर्दिश करता है। ये केपलर ने बोला था 16वीं सदी के आसपास। केपलर का कहना था कि हर सैयारा जो सूरज के एतराफ गर्दिश करता है वो बैज़वी मदार में गर्दिश करता है, मतलब उसका घूमने का रास्ता बैज़वी मदार होता है, इलिप्टिकल होता है। ना इसमें दूसरी एक कंडीशन दी गई है, इसके अंदर सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। तो सूरज की जो पोजीशन होती है वो बैज़वी मदार के नुक्ते मास का पर होती है। अब बैज़वी मदार के 2 नुक्ते मास का होते हैं, या यहां पर या तो समवेयर यहां पर। सो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक जगह पर सूरज का मुकाम रहेगा। तो पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। शक्ल में सैयारे की सूरज के एतराफ गर्दिश को बैज़वी मदार के जरिए दिखाया गया है। सूरज का मुकाम S से जाहिर किया गया है। यह था केपलर का पहला कानून। केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम, ना यहां पर अलग अलग पोजीशन ली गई है सैयारे की। सैयारा इस रास्ते पर घूमेगा, A पॉइंट लिया गया है, B पॉइंट लिया गया है, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट। मान लीजिए कि सैयारे को A से B पर पहुंचने के लिए जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम C से D पर पहुंचने के लिए लगेगा और E से F पर पहुंचने के लिए लगेगा। तो ये यकसा वक्फे वक्त में तय किया गया फासला है सैयारे के जरिए। अगर सैयारा यकसा वक्फे वक्त में फासला तय करता है तो उस वक्फे में सैयारे की पोजीशन से जो रगबा बनेगा, यानी कि जितनी जगह बनेगी वो जगहें तीनों मसावी होगी। सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका यानी कि रगबा तय करता है। तो ये SA की लाइन यहां पर बन जा रही है SB की लाइन। अगर SA से SB आने के लिए उसे 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 2 मिनट में यहां पर C से D पर आने के लिए भी 2 मिनट लग रहे हैं और यहां से E पर F पर आने के लिए भी 2 मिनट लग रहे हैं। अगर यकसा वक्फे वक्त है तो ये जो इलाका होगा SAB, SCD और SEF, ये तीनों रगबे इलाके मसावी होंगे। यह है केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। मतलब सैयारे की जो लाइन है सूरज से जुड़ी हुई, वो लाइन अगर कभी ट्रैवल कर रही है तो वो सेम ड्यूरेशन में सेम एरिया कवर करेगी। शक्ल में AS और CS खत्ते मुस्तकीम एक वक्फे वक्त में यकसा इलाका घेरते हैं। ऐसे AS से बोला गया है इसको और CS से बोला गया है। AS BS के ऊपर पहुंच रही है, अगर यहां पर उसका जो टाइम है और CS से DS के ऊपर पहुंचने के लिए जो टाइम है वो सेम हो अगर कभी, तो ये इलाके सेम होंगे, ASB और CSD। ना आप पढ़ेंगे हम केपलर का तीसरा कानून।
केपलर का तीसरा कानून समझने के लिए हमें तनासुब का कंसेप्ट समझना जरूरी है। इससे पहले की वीडियो में हमने तनासुब को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तनासुब का कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे चैप्टर में, लेकिन केपलर के तीसरे कानून को और न्यूटन के कानून को समझने के लिए तनासुब का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है ना। तनासुब की दो किस्में होती है, एक रास्त तनासुब और दूसरा माकूस तनासुब। रास्त तनासुब वो तनासुब होता है जिसमें दोनों मिकदारें बैक वक्त या तो बढ़ती है या बैक वक्त घटती है। उसी तरह माकूस तनासुब ऐसा तनासुब होता है जिसमें दो मिकदारों में से एक मिकदार अगर बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार घटती है, और अगर पहली मिकदार घट रही है तो दूसरी मिकदार बढ़ती है। इसे मुस्तकीम या रास्त तनासुब और माकूस तनासुब कहते हैं। आइए अब हम केपलर का तीसरा कानून पढ़ते हैं। सूरज के एतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त। अगर एक सैयारा है वो सूरज के एतराफ गर्दिश कर रहा है और गर्दिश करने के लिए उसे जितना टाइम लग रहा है, अब गर्दिश करने के लिए मतलब सपोज सैयारा यहां पर है, तो यहां से गर्दिश करते हुए, सफर तय करते हुए, हरकत करते हुए वापस आने के लिए जो उसे टाइम लग रहा है उसे कहते हैं उसे कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का मुरब्बा, इस वक्त का मुरब्बा, यानी कि हो गया कैपिटल टी स्क्वायर। तो कोई भी सैयारा अगर कभी सूरज के एतराफ बैज़ी मदार में गर्दिश कर रहा है तो उसे एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम का मुरब्बा, उस टाइम का स्क्वायर इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकाब के रास्त तनासुब में होता है। तो ये जो टी स्क्वायर है ये रास्त तनासुब में होगा, ये रास्त तनासुब में होगा। किस चीज के रास्त तनासुब में? सूरज से औसत फासले के मुकब के, सूरज से औसत फासले के मुकब के। मतलब अगर सपोज सूरज से उसका औसत फासला हमने आर मान लिया तो आर के मुकब के रास्त तनासुब में होगा, आर के मुकब के रास्त तनासुब में होगा, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा रास्त तनासुब में है औसत फासले के मुकब के। यह है केपलर का तीसरा कानून। अब इसे रियाजियाती सूरत में हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो टी स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि तनासुब की साइन हट जाएगी और यहां पर मसावी लगकर मुस्तकिल आ जाएगा, मुस्तकिल ज़रब आर क्यूब। तो टी स्क्वायर यहां पर आर क्यूब ज़रब में है, उसे यहां पर लेकर आ जाएंगे हम, तो ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मसावी मुस्तकिल हो जाएगा। तो यह है केपलर का तीसरा कानून जिसमें कहा गया है कि सूरज के एतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो वक्त लग रहा है उसे टी मान रहे हैं और उसका मुरब्बा टी स्क्वायर इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब। अगर सूरज से उसका औसत फासला है मान लीजिए आर है तो उसका मुकब होगा आर क्यूब। तो ये दोनों क्वांटिटीज मुकब के रास्त तनासुब में होता है, रास्त तनासुब में है, मुस्तकीम तनासुब में है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसे अगर कभी रियाजियाती मसावात में कन्वर्ट करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुस्तकिल ज़रब आर क्यूब होगा, यानी कि टी स्क्वायर बटे आर क्यूब मसावी मुस्तकिल। ये होगी इक्वेशन केपलर के तीसरे कानून की। तो इस तरह से ये कानून है तीनों केपलर के कवानीन में से। नाउ यहां पर अब हमें समझना यह है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, आपको सिर्फ फिगर दे दी जाएगी, यहां पर कुछ भी नाम नहीं लिखा होगा और फिगर को नामजदा कीजिए, इस तरह से एक सवाल होगा, या फिर फिगर पूरी दे दी जाएगी उसमें नाम वगैरह भी दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि पहचानिए ये कौन सी फिगर है।
तो वहां पर हमने लिखना होगा दी गई शक्ल केपलर के कवानीन की शक्ल है। कभी कभी कहता है कि इस शक्ल से मुतालिक कवानीन लिखिए, तो हमें केपलर के तीनों कवानीन लिखना होंगे। जरूरी नहीं है कि केपलर के कवानीन का अगर सवाल आए तो डायरेक्टली आपको बोला जाए कि केपलर के कवानीन लिखिए। वहां पर शक्ल दे दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो शक्ल कौन सी है, और फिर उस शक्ल को आइडेंटिफाई करके उस शक्ल के कवानीन लिखना होते हैं। अगर ये शक्ल दी जाएगी आपको तो आप लिखेंगे कि दी गई शक्ल केपलर के कवानीन की शक्ल है, और इस के जो कवानीन है वो झैल के मुताबिक है। केपलर का पहला कानून, केपलर का दूसरा कानून और केपलर का तीसरा कानून। ना नीचे दिया गया है, केपलर ने यह कानून मुसलसिल मुशाहिदात की बिना पर की गई सैयारों के मुकामात की पैमाइशों से हासिल किया। सैयारे इन कवानीन पर क्यों अमल पैरा है, इसका जवाब इन्हें मालूम ना था। सुखली कशिश के कानून को बयान करते वक्त केपलर के कवानीन किस तरह मुफीद साबित हुए, ये हम आगे देखेंगे। तो केपलर ने ये तीनों कानून बना दिए सैयारों के मुकामात की पैमाइश के जरिए। केपलर ने यह कानून मुसलसिल मुशाहिदा की बिना पर की गई सैयारों के मुकामात की पैमाइशों से हासिल किया। और सैयारे इस कानून के ऊपर क्यों अमल करते हैं, रीजन क्या है कि इसी तरह से सैयारों की हरकत होती है, इसका कोई जवाब नहीं था उस टाइम पर। तो उस जवाब को सुखली कशिश के कानून यानी कि न्यूटन के कानून ने आंसर किया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जरा गौर करे वाला, इसके नेक्स्ट पेज पर ही है न्यूटन के कवानीन के ऊपर, जिसमें हमसे पूछा गया है शक्ल में ESF और ASB मसावी हो तो EF के मुतालिक क्या कहा जा सकता है। यह एक सवाल दिया गया है एग्जैक्टली नेक्स्ट पेज पर, सबसे ऊपर केपलर के कवानीन के बाद में। इसका जवाब हम देखेंगे। हमसे बोला गया है कि शक्ल में ESF और ASB मसावी है। ESF और ASB ये दोनों मसावी हैं। EF के मुतालिक क्या कहा जाता है। अब जब हम देख रहे हैं तो ESF और ASB की हैयत थोड़ी सी चेंज है, मतलब रकबा तो वो मसावी ही होगा, लेकिन केपलर के दूसरे कानून के हिसाब से ये रकबा मसावी ही होगा, लेकिन उसकी हैयत यानी कि शक्ल थोड़ी सी चेंज है रकबे की। यहां पर A से B का जो फासला है वो ज्यादा है और E से F का जो फासला है वो कम फासला है। तो यहां पर जब सैयारा होगा ज्यादा फासला है और वक्त जो यहां पर है वही है, यहां पर फासला कम है। तो इसका मतलब होगा कि जब सैयारा मुकाम A से B की जानिब जाएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो सूरज से करीब है। A से B का फासला ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों पोजीशन में यहां पर भी और यहां पर भी टाइम सेम है। यहां पर E से F पर आने के लिए वो कम फासला तय कर रहा है, लेकिन वक्त बराबर इतना ही है जितना A और B पे है। तो इसका मतलब है कि E से F पर आने के लिए उसकी जो रफ्तार होगी वो निहायत कम होगी। सैयारा मुकाम A से B की जानिब जाता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यह फासला ज्यादा है, टाइम कम है।
इसी तरह जब सैयारा मुकाम ई से एफ की जानिब जाता है तो उसकी रफ्तार बहुत कम होती है। कम होती है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए से बी जब ये पोजीशन है तो सूरज से उसका फासला बहुत कम है। बहुत कम मतलब कम है। और जब वो ई से एफ की जानिब जा रहा है तो सूरज से उसका फासला ज्यादा है। तो यहां पर ई एफ और ए बी को लेकर एक कंसेप्ट आता है। दो नुकात होते हैं जिन्हें हम हजीज शम्स हजीज शम्सी और ऊजे शम्सी कहते हैं। हजीज शम्सी का मतलब होता है सूरज से करीब तरीन मुकामात, सूरज से करीब तरीन नुकात। और ऊजे शम्सी का मतलब होता है सूरज से दूरी पर वाक़े नुकात। इंग्लिश में इसे पेरीहेलियन और इसे एपहेलियन कहा जाता है। ये पॉइंट्स किताब में और किसी डाइजेस्ट वगैरह में भी नहीं दिए गए हैं। तो यहां पर ईएफ का कंसेप्ट ये है कि ईएफ, ई और एफ ये दोनों मुकामात ऊजे शम्सी के मुकामात है, यानी कि सूरज से दूरी पर वाक़ है। तो इन मुकामात, इन नुकात से पर सफर जब करेगा सैयारा तो उसकी रफ्तार निहायत ही कम होगी। इसके बरक्स ए और बी ये हजीज शम्सी के मुकामात है, यानी कि सूरज से कम दूरी पर वाक़ है, इसलिए यहां पर सैयारे की स्पीड ज्यादा होगी। टाइम दोनों में सेम है, दोनों का रकबा भी सेम है। ASB, EFS ये दोनों इलाके सेम हैं। EF और AB की लेंथ कम और ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर A से B पर जाने के लिए उसकी रफ्तार ज्यादा है और E से F पर आने के लिए उसकी रफ्तार कम है, क्योंकि A और B हजीज शम्सी है और E और F ऊजे शम्सी है।